सो आज का हमारा टॉपिक है एर्गोजेनिक एड्स इन स्पोर्ट्स। तो एर्गोजेनिक मतलब क्या होता है? क्या होता है एर्गोजेनिक? यस एनीवन? इसमें हम सारे ड्रग्स, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सब कुछ। वेट, ओके। सो टुडेस टॉपिक इज एर्गोजेनिक एड्स। सो व्हाट इज एर्गोजेनिक एड्स? which can produce जो हम बना एर्गोजेनिक एड्स, ये हमारा टॉपिक है आज का। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फिजियोलॉजी। अभी हमने क्या किया, न्यूट्रिशन और रिकवरी और ये सब चीज़ें पढ़ी ना, इसलिए ये इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो ये अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं एर्गोजेनिक एड्स को। देखो, एर्गोजेनिक एड्स एक सब्सटेंस है और फिनोमिना है, एक तरीका है या फिर एक सब्सटेंस है जिससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। जिसका मोटो क्या है? इंक्रीज परफॉर्मेंस। सिंपल। So your voice is cutting. एक मिनट, ओके ओके, गॉट इट, जस्ट वेट। सर आपकी वॉइस हाँ कट हाँ, रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, एक मिनट। हाँ, अभी आ रही है मेरी वॉइस? यस, एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके, चलो। तो एर्गोजेनिक एड्स वो एड्स है या फिनोमिना या सब्सटेंस है जिससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। सिंपल है ना। इसका जस्ट अपोजिट होता है एग्रोलाइटिक। उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है। एग्रोलाइटिक का मतलब अ फिनोमिना और सब्सटेंस थ्रू विच परफॉर्मेंस डिक्रीजेस, इम्पेयर्स द परफॉर्मेंस। एर्गोलाइटिक, एर्गोजेनिक, एग्रोनी, एर्गोजेनिक और एर्गोलाइटिक, ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है। इनका बनाने का पर्पस है, देखो इंटेंशनली तो इसको बनाया नहीं, सुनो सुनो सुनो, ऐसा है, परफॉर्मेंस के इंक्रीज करने के लिए नहीं बनाया जाता है। ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए नहीं बनाया जाता है। इसका जो अलग अलग ड्रग्स हमने देखी है ना, उसका मोटो कुछ और होता है, मेडिकल पर्पस के लिए होता है, पर उससे कुछ और भी इफेक्ट होता है जिससे क्या होता है, एथलीट इसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपना परफॉर्मेंस को इंटेंशनली बढ़ाने के लिए, इलीगल तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे क्या हुआ, कोई सी अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, सारे ड्रग्स पढ़ेंगे, तो हर किसी का एक अलग अलग पर्पस है। जैसे बीटा ब्लॉकर क्या होता है ना, वो हाइपरटेंशन वगैरह इनको दिया जाता है, जिनको हाइपरटेंशन है, पेक्टोरिस एंजिना है, कार्डियक अरिथमिया है। बट उसको कौन ले लेता है? शूटर्स ले लेते हैं। बनाया किसके जाता है? जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एंजाइटी है, कार्डियक अरिथमियाज है, उनके लिए बनाया गया है मेडिकल पर्पस के हिसाब से। बट इसको शूटर इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको एक प्रूवन इफेक्ट मिल जाता है। तो एर्गोजेनिक एड्स क्या है? वो ड्रग्स है जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए ही बनाया गया है, एथलीट के लिए ही बनाया गया है। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, है ना। अच्छा, एर्गोलाइटिक का, हाँ, ये इंटेंशनली बनाया नहीं गया है। अगर इसका हम किसी ड्रग को हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर लें तो वो एर्गोलाइटिक में हो सकती है। सपोज हमने क्या लिया, डायरेटिक्स ज़्यादा ले ली, जिससे क्या हो गया, यूरिन का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और प्लाज्मा का लॉस हो गया। तो क्या होगा, हमारे हार्ट पे इसका इफेक्ट होगा, हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम पे होगा, कार्डियक आउटपुट पे इसका इफेक्ट होगा। तो ये ड्रग एर्गोलाइटिक की तरह भी काम कर सकती है। तो टर्म का मतलब है, मतलब सिर्फ इसका मीन है एर्गोलाइटिक। जो ड्रग परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देती है, वो कोई सी भी ड्रग हो सकती है। वो एर्गोलाइटिक ड्रग्स का भी अगर गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले तो वो एग्रोलाइटिक हो जाएगी, अगर वो परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देगी। तो इट इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी। क्लियर है ना। जो ड्रग का हम अगर गलत तरीके से इस्तेमाल कर दे और वो परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर दे, कोई सा भी सब्सटेंस, कोई सा भी ड्रग, कोई सा भी तरीका, रिजल्ट इन डिक्रीज इन परफॉर्मेंस, डेट टर्मिनोलॉजीज, डेट स्पेसिफिक वर्ड
that drug can be known as agrolytic because it decreasing the performance. Got it? है ना? तो ये होता है एग्रोलाइटिक. अब एक और होता है प्लेसिबो इफेक्ट. आपको पता ही होगा, हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखा था. क्या होता है प्लेसिबो इफेक्ट? क्या होता है प्लेसिबो इफेक्ट? हाँ हाँ, मतलब देखो, किसी भी तरीके से माइंड को फेक करना, फेक करके, है ना, फेक करके साइकोलॉजिकली एक एजप्शन बनाना कि भाई हमारा ये ड्रग ले रहे हैं हम और इसका प्रूवन इफेक्ट होगा, ये माइंड में हमने सोच लिया है. और फिनोमिना बाय विच वन एक्सेप्टेशंस ऑफ सब्सटेंस. हमने ये क्या किया, ये परफॉर्मेंस, जिसको मैंने क्या बोला, ये सब्जेक्ट एक्स वाई जेड है और ये ए बी है. इनको मैंने प्रोटीन दिया और इनको प्रोटीन लाइक सब्सटेंस दिया जो प्रोटीन नहीं है. तो इनके माइंड में, इनको साइकोलॉजी क्या लग रहा है, साइकोलॉजिकली क्या लग रहा है माइंड में कि हम प्रोटीन ले रहे हैं, जबकि ये प्रोटीन नहीं है. तो जो भी इफेक्ट आएगा इसको बोलेंगे प्लेसिबो इफेक्ट, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या वजह से आया, साइकोलॉजिकल परसेप्शन की वजह से आया कि ये एथलीट्स का परसेप्शन है कि हाँ हम ये ड्रग ले रहे हैं, बट एक्चुअल में वो ड्रग नहीं रहता. तो ये क्या है प्लेसिबो इफेक्ट. देखो इसकी थ्योरेटिकली आप देख सकते हो इन सब के मतलब. एक मिनट. हाँ, तो ये क्या है, एर्गोजेनिक परफॉर्मेंस इंप्रूव एथलीट्स इन परफॉर्मेंस, इंप्रूव द एन एथलीट्स परफॉर्मेंस. ठीक है. और क्या है एर्गोलाइटिक, मतलब डिक्रीजिंग परफॉर्मेंस. सब्सटेंस और फिनोमिना स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सबका आप, कैन इम्पेयर द परफॉर्मेंस. और प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, a phenomena by which one's acceptation of substance determine the body's response to its known as placebo effect. मतलब क्या है, हमने साइकोलॉजिकली ऐसा परसीव किया, ऐसा सोचा कि हाँ इसका इम्प्रूवमेंट होगा ड्रग का, तो उसकी वजह से जो भी रिस्पॉन्स हुआ माइंड में सोचने की वजह से, वो क्या हुआ, प्लेसिबो इफेक्ट. अब ये ड्रग के बहुत सारे टाइप होते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एजेंट. ड्रग्स में अगर हम देखें, जो भी फिनोमिना क्या बोलते हैं एर्गोजेनिक एड्स है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं. लेट्स सी वन बाय वन ऑल द टाइप्स ऑफ एर्गोजेनिक एड्स. तो क्या है फार्मास्यूटिकल एजेंट्स. इसमें क्या क्या आ जाएगा फार्मास्यूटिकल एजेंट्स में, सिंपैथेटिक एमाइन. एक मिनट. फार्मास्यूटिकल एजेंट लिखते जाइए आप. फार्माकोलॉजिकल एजेंट, है ना. अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, सिंपैथेटिक एमाइन, बीटा ब्लॉकर, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी आपको मैं दिखा दूंगा. डायरेटिक्स, ठीक है, और कुछ रिक्रिएशनली ड्रग्स, ये आएगा फार्माकोलॉजिकल एजेंट में, है ना. कुछ हार्मोनल एजेंट्स. और क्या किस टाइप की ड्रग्स मिल सकती है हमें, हार्मोनल एजेंट्स. हार्मोनल एजेंट्स, है ना. जैसे इसमें क्या आ सकता है, हार्मोनल एजेंट्स में क्या आएगा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. हाँ यस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आ जाएगा. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है. और क्या है, एम्फेटामाइन इसमें आएगा, ये सिंपैथेटिक एम्फेटामाइन फार्माकोलॉजिकल एजेंट में आएगा, माइंड को अलर्ट करता है ना. और क्या है, और फिजियोलॉजिकल एजेंट है. इनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं एर्गोजेनिक एड्स को, फिजियोलॉजिकल एजेंट, साइकोलॉजिकल एजेंट और हार्मोलॉजिकल हार्मोनल एजेंट. तो ये है फिजियोलॉजिकल एजेंट. फिजियोलॉजिकल एजेंट में क्या क्या आएगा, यस क्या आ सकता है, ब्लड, हाँ ब्लड डोपिंग एंड जिन डोपिंग. और क्या आ सकता है, ब्लड डोपिंग का पार्ट हो सकता है एरिथ्रोपोइटिन का इंटेक करना, है ना. ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन, राइट. बाइकार्बोनेट लोडिंग,
बाइकार्बोनेट लोडिंग, आप बाइकार्बोनेट का लोडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ये बफरिंग एजेंट है, हमने कल पढ़ा था, जिससे कि लैक्टिक एसिड का जो इफेक्ट है वो कम हो सकता है। तो बाइकार्बोनेट लोडिंग। फॉस्फेट लोडिंग है ना, फॉस्फेट का रोल आपको पता ही है एनर्जी सिस्टम में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, तो ये फॉस्फेट लोडिंग हो गया, है ना। एल कैरेटिनिन और क्रिएटिन, क्रिएटिन और एल कैरेटिनिन, कैरेनिटिन, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी एजेंट में पढ़ेंगे सिंपैथेटिक एमाइन, बीटा ब्लोटर, डायरेटिक्स। हार्मोनल एजेंट में पढ़ेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एजेंट में क्या जाया जाएगा? ब्लड डोपिंग, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, बाइकार्बोनेट लोडिंग, फॉस्फेट लोडिंग, क्रिएटिन, एल कैरेटिनिन, कैरेनिटिन। तो ये सारे हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। इनके इफेक्ट देखेंगे, इनके प्रूवन इफेक्ट देखेंगे, इनके साइड इफेक्ट देखेंगे। यही अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, उनका क्या प्रूवन इफेक्ट है, क्या एजप्शन, क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या माना जाता है रिसर्च के हिसाब से, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बीच में दिखेगी। तो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1 विद सिंपैथेटिक एमाइन। फार्माकोलॉजिकल एजेंट स्टार्ट करते हैं हम, है ना। सारी चीज़ें सिंपल है, आपको याद रखना है, रिवाइज करते जाओगे बार बार तो चीज़ें याद रहेगी और एमसीक्यूज में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पे तो हम पढ़ लेते हैं, पर डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, वन ड्रग से दूसरी ड्रग डिफरेंट क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट विथ, यहाँ तक क्लियर है सबको? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रग, सिंपैथेटिक एमाइन, सिम्पैथोमिमेटिक, इसको सिंपैथेटिक में बोल रहा हूँ मैं, जबकि ये सॉरी सिम्पैथोमिमेटिक है, मतलब ये सिंपैथेटिक सिस्टम का मिमिक करता है, उसके जैसा इफेक्ट देता है ना, सिम्पैथोमिमेटिक एमाइंस, ठीक है। अब आपको सिंपैथेटिक सिस्टम का ये मिमिक करता है, इसका मतलब क्या होगा, क्या इफेक्ट होते हैं इसके? सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, सीएनएस को, हाँ राइट, सीएनएस को स्टिमुलेट कर देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, है ना, हमारा रिएक्शन बढ़ा देगा, मतलब हमें अलर्ट कर देगा। कहने का मतलब ये है, कंसंट्रेशन, मेंटल अलर्टनेस बढ़ रही है ना। आपको ये डेटा तो मिल जाएगा, पर अभी सुनते जाओ बस। क्या काम करेगा ये? ठीक है, क्या क्या करता है? कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यूफोरिया देता है, यूफोरिया स्टेट मतलब रिएक्शन ड्रग, जो भी रिएक्शन ड्रग है ना, वो क्या स्टेट देती है? यूफोरिया। यूफोरिया मतलब हैप्पीनेस होती है, जैसे अल्कोहल पीने के बाद में किसी को मजा आता है तो यूफोरिया है, उसको यूफोरिया बोलते हैं, है ना, प्लेजर की कंडीशन ड्यू टू ड्रग, तो यूफोरिया हो सकता है इससे, ठीक है। एनर्जी का मतलब एथलीट्स का विलिंगनेस बढ़ जाएगी एक्टिविटी करने के लिए, मेंटल फटीग, थकान दूर हो जाएगी, मतलब इंसान को क्या कर देता है ये पूरी तरीके से अलर्ट, मेंटली ये मेंटल पे इफेक्ट करता है, तंदुरुस्त कर देता है, अचानक से उसको जगा देता है। एकदम सुस्त सा इंसान था, उसको करंट लगा दिया, एकदम से उसको एकदम एक्टिवेट हो चुका है वो, तो ये मेंटली उसको इफेक्ट करता है। तो आप देख सकते हो इसमें ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, सिंपैथेटिक एमाइन, ठीक है, इसको मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। तो क्या इफेक्ट है इसका? स्टिमुलेट, सीएनएस स्टिमुलेट करता है, मिमिक करता है, किसको मिमिक करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को मिमिक करता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब हम अलर्ट हो जाते हैं, है ना। जनरली ये एपेटाइट सप्रेसेंट है, जनरली ये एपेटाइट सप्रेसेंट है, मतलब भूख को कम करने के लिए है ना, और एडीएच ट्रीटमेंट के लिए जनरली इस्तेमाल होता है। अब मेडिकल पर्पस के हिसाब से ये है, देखो अगर इसका हम देखें तो ये एथलीट्स के लिए नहीं बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया? इस कारण की वजह से बनाया गया है, इसको एपेटाइट सप्रेसेंट और एडीएचडी ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है, बट इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है कुछ और तरीके से। तो इसका प्रपोज्ड एर्गोजेनिक इफेक्ट बेनिफिट्स है कि अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या बेनिफिट होंगे एथलीट्स को, ऐसा सजेस्ट नहीं किया जाता है, बट ये पॉसिबिलिटीज है इस पर द रिसर्च कि ये चेंजेस होते हैं तभी वो एथलीट लेते हैं। तो कंसंट्रेशन का बढ़ना, मेंटल अलर्टनेस, है ना, मेंटल फटीग को कम कर देना, एनर्जी को अच्छे से तंदुरुस्त कर देना, बूस्ट कर देना माइंड को, ठीक है, यूफोरिया स्टेट को ले आता है। इस जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से इफेक्ट परफॉर्मेंस पे क्या होता है? स्पीड बढ़ जाना, ठीक है, अलर्टनेस बढ़ जाना, फटीग कम हो जाना, ये प्रूवन इफेक्ट है। और क्या है देख सकते हो आप, रिसर्च के हिसाब से देखिए तो कुछ रिसर्च बोलती है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ बोलती है कि एग्रोजेनिक इफेक्ट हो सकते हैं,
है ना। अब ये रिसर्च हर चीज़ में आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल दिखेगा, ठीक है। स्टडी टू स्टडी उसका कंक्लूजन थोड़ा सा वेरी करता है। तो प्रपोज्ड एरोजेनिक एट है, अराउजल बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, डिसीजन मेकिंग आपका फास्ट हो जाएगा। अब अगर सपोज बॉक्सिंग कर रहे हो या कुछ एक्टिविटी कर जिसमें फास्ट डिसीजन चाहिए, बास्केटबॉल खेल रहे हो, आप तंदुरुस्त होके मतलब एकदम सुस्त लेजी होके तो नहीं खेल पाओगे ना, क्योंकि डिसीजन आपको क्यों बनाने होते हैं। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग फास्टर कर देगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। तो इमेजिन करिए जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं ना, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल, फ्री फैटी एसिड लेवल का। तो वही से अब इसकी रिस्क क्या हो सकती है? यस, एफएफए फ्री फैटी एसिड लेवल ब्लड में, मेटाबोलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड, blood glucose level increases in the blood so that large amount of energy can be transported to the working muscles. Okay, अब इसके देखो ये आपको समझ में आ गया, ज़्यादा तेज तो नहीं हुआ, सिंपल सी चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं आपको, ठीक है। तो आप याद रखना, इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए आपको मेंटल अलर्टनेस के रिलेटेड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को याद रखना कि जो जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सिंपैथो मिमेटिक में मिलेंगे, मिमेटिक एमाइंस में मिलेंगे। ये ड्रग है, इसको सीएनएस स्टिमुलेंट बोलते हैं। एक सिंगल वर्ड में मैं डिफाइन करूं इसको तो क्या बोलोगे आप इसको? इट इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट्स, है ना। ये अटैक करता है, ये टारगेट है हमारे नर्वस सिस्टम को करता है। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हो सिंपैथेटिक सिंपैथो मिमेटिक एमाइंस सीएनएस स्टिमुलेंट इन शॉर्ट। बाकी इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी क्यों होता है सीएनएस स्टिमुलेंट। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? ओके, सिंपल है ना। रिस्क, अब देखो इसकी रिस्क क्या हो सकती है। देखो हर चीज़ में तो डेट तो हो ही सकती है, ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाए या कार्डियक पे ज़्यादा इसका इफेक्ट हो जाए तो डेट तो है ही सही। ब्लड प्रेशर के बढ़ने के, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट हो गया तो कार्डियक अरिथमियास हो सकता है ना, इरेगुलर हार्ट रेट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये इफेक्ट है। और उसके अलावा इसके ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, बस इतनी चीज़ें याद रखो कौन से ड्रग का क्या इफेक्ट होता है। रेदर देन डिले सेंसेशन ऑफ फटीग, एम्फेटामाइन लाइकली डिले द सेंसेशन ऑफ फटीग, एनेबल द एथलीट टू पुश डेंजरसली बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर। आप देखो क्या होता है, एम्फेटामाइन क्या करता है, सीएनएस को स्टिमुलेट तो कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एथलीट अपने आप को पुश कर देता है बियॉन्ड इस कैपेसिटी, क्योंकि उसको परसीव नहीं हो रहा है, उसको मेंटली पता नहीं चल रहा है कि मैं थक गया हूं, है ना। जैसे कोई इंसान आपने देखा होगा वो जो कोई ड्रग लेने के बाद में क्या है उसको पता नहीं चलता है, तो वो अपनी लिमिट से ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है और कोई भी सारे रिस्क पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हाँ, इंजुरीज भी हो सकती है, मतलब उसे एहसास नहीं हो रहा है, वो भयंकर जोश में आ गया है, तो जोश में होश खो बैठेगा, है ना, अपने आप को अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश करेगा, तो इसकी वजह से कार्डियक फेलियर वगैरह बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इंजरीज वगैरह ये सब, है ना। अदर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नर्वसनेस, एक्यूट एंजाइटी, एग्रेसिव बिहेवियर, ज़्यादा ही एग्रेसिव हो सकता है, सिंपैथेटिक के एक्टिवेशन से इंसोमिया, नींद में गड़बड़। तो ये है सिंपैथेटिक एमाइन, सिंपैथोमिमेटिक एमाइन। क्लियर है सबको? क्लियर है सिंपैथोमिमेटिक, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब आता है बीटा ब्लॉकर। अब अपने क्या क्या देखा था, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था ना। हाँ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एड्रेजेनिक बीटा रिसेप्टर मैंने बताया था। हाँ, ठीक है। हाँ, राइट, है ना। तो बीटा ब्लोटर का बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर का काम क्या था कि ये कनेक्शन, बीटा ब्लॉकर क्या होता है, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर क्या करता है, ये जब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं बीटा ब्लॉकर से, जिसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, हार्ट रेट वगैरह बढ़ती है, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्सरसाइज के दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसके वजह से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होते हैं और ये दोनों कंबाइन होते हैं, बाइंड होते हैं बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर से।
बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से कंबाइन होते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हार्ट रेट बढ़ती है और हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, कंट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है। पर यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, ब्लॉक कर दूं, तो क्या होगा, क्या होगा जब ये बिट, हाँ क्या होगा यहाँ पे, यस, इसका मतलब क्या होगा कि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से जो हार्ट रेट बढ़ सकती थी, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से हार्ट की एक्टिविटी बढ़ सकती थी, तो वो नहीं होगी, क्योंकि इसको रास्ते को हमने ब्लॉक कर दिया। तो यही काम है बीटा ब्लॉकर का। अब हार्ट रेट क्यों इंपॉर्टेंट है शूटर्स के लिए, लिया जाता है इसको, शूटर्स लिया जाते हैं या फिर जो भी है आर्चर लेते हैं। हाँ, जब भी हार्ट रेट, राइट, जब भी क्या होता है, यस, क्या होता है, जब भी हार्ट रेट होती है तो हार्ट रेट क्या करता है, एक वेव जनरेट करता है, पल्स रेट जनरेट करता है, वो बहुत माइनर होता है ना। ये शूटिंग कर रहे हैं हम, शूटिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा माइनर होता है। तो इतना माइनर सा भी डिले, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा तो आगे जाके टारगेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो कि जितना ज़्यादा हार्ट रेट होगा उतनी कम स्टेबिलिटी रहेगी। हार्ट रेट कम होने की वजह से क्या होता है, वन हार्ट रेट टू अनदर हार्ट रेट के बीच में जो टाइमिंग है वो ज़्यादा मिल जाता है। और अगर हार्ट रेट कम रहेगी, हार्ट रेट कम रहेगी तो ये टाइमिंग जो है फ्रॉम वन हार्ट रेट टू अनदर हार्ट रेट कम मिलेगा, तो स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो अल्टीमेट मोटो क्या है, हार्ट रेट को क्यों कम करना है, ताकि स्टेबिलिटी आ सके, मूवमेंट में स्टेबिलिटी आ सके। हार्ट रेट मतलब पल्स का जनरेशन हो जिसकी वजह से कोई वाइब्रेशन की वेव ट्रेवल ना हो हमारे हैंड में, है ना। अब हम क्या देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं ना, हाथ में देखते हैं ना पल्स रेट, रेडियल आर्टरी से देखते हैं कि नहीं देखते हैं हम हार्ट रेट। तो हार्ट रेट यहाँ तक पहुंच रही है, मतलब उसका कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो पहुंच रहा है पल्स में, वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, है ना। तो हार्ट रेट जितना कम होगा उतने ज़्यादा अच्छे से स्टेबिलिटी मिलेगी शूटर्स को, तो इसलिए बीटा ब्लॉकर लिया जाता है। क्लियर है। तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये ब्लॉक करते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, है ना। तो जिससे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की बाइंडिंग को प्रिवेंट होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से बढ़ती थी। अब कंपटीशन में जा रहे हैं तो मेंटली तो माइंड तो अलर्ट होता है ना, साइकोलॉजिकली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं फिर भी माइंड तो अलर्ट होगा ना। एंटीपिसेशन तो होगा कि हाँ हम कंपटीशन में जा रहे हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट हो सकता है उस टाइम पे, तो उस डोमिनेंस को रोकने के लिए बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं हम। क्लियर है। आपको लग रहा होगा हाँ शूटिंग में तो हम कोई मूवमेंट करते नहीं, तो फिर एक्टिवेशन क्यों हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, पर कंपटीशन में तो है, माइंड को तो लग रहा है कि हम कंपटीशन में है। ठीक है। तो हाँ, ये जब का इसका देखो, अब ये आर्चर और शूटर इस्तेमाल करते हैं, पर जनरली ये मेडिकल पर्पस के लिए किस लिए है, ये पर्पस है उसका, ये जनरल पर्पस है बीटा ब्लॉकर का। हाइपर टेंशन हो, ब्लड प्रेशर बढ़िया है, हार्ट रेट को कंट्रोल करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा। इंजीनिया पेक्टोरिस जो चेस्ट पेन होता है उसके लिए, कार्डियक अरिथमियास, माइग्रेन, हेडेक, एंजाइटी, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है जनरली बीटा ब्लॉकर का। बट अगर इसको एर्गोजेनिक एड की तरह इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ एथलीट्स। ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है। हार्ट रेट अलाउइंग मोर टाइम टू स्टेबिलिटी, एम बिफोर शूटिंग और रिलीजिंग बिफोर द नेक्स्ट हार्ट रेट। क्लियर है। इस बीच में क्या होता है, टाइम जब मिलता है ज़्यादा तो ज़्यादा शूटिंग हो। अब देखो और क्या प्रॉब्लम है इसमें, रिस्क क्या हो सकती है, ब्रोंको स्पाज्म देखने को मिल सकता है अस्थमा पीपल में। स्पाज्म मतलब क्या, जो ब्रोंकोज है ना वो क्या हो सकती है, उसमें से कंट्रैक्ट हो सकती है वो। कार्डियक फेलर, है ना, ब्लड प्रेशर में डिक्रीमेंट आना, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा देता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। बीटा ब्लॉकर क्या कर सकता है, ये पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, बीटा ब्लॉकर कैन इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन। तो बीटा ब्लॉकर ले लेंगे तो इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इंसुलिन के सिक्रेशन से ज़्यादा होने से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड को उठा के मसल्स में डालता है, तो ये बीटा ब्लॉकर अगर ले लेंगे तो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो इट वाज ऑल अबाउट बीटा ब्लॉकर। एनी डाउट इन बीटा ब्लॉकर?
इज इट क्लियर फॉर ऑल? चलो ओके। नेक्स्ट है कैफीन। कैफीन क्या है? सीएनएस स्टिमुलेंट। ये भी सीएनएस स्टिमुलेंट है। कैफीन, कॉफ़ी, रेड बुल, इसमें क्या आता है? कैफीन आता है। कैफीन हाई कंसनट्रेटेड में कैफीन आता है ना? तो इसका सिमिलर इफेक्ट होता है एम्फेटामाइन की तरह। ओके, ये क्या करता है? सिंपल, सीएनएस स्टिमुलेंट का काम ही क्या है आपको पता है? अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, रिएक्शन टाइम, एनर्जी लेवल को बढ़ाना। परस्यू करते हैं हम, फील अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, विलिंगनेस फील करते हैं, एक्टिविटी में हम अच्छा फोकस कर पाएंगे। तो मेंटल अलर्टनेस करना, फटीग को कम करता है। और साथ ही साथ एक और इफेक्ट है कि ये फैट के मोबिलाइजेशन को करता है। कई बार क्या बोला जाता है कि कॉफ़ी पीने से वर्कआउट करने से क्या होता है? फैट का बढ़ना ज़्यादा होता है ना? और क्या होता है? फैट के बर्निंग ज़्यादा होती है कॉफ़ी पीने से, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, फैट के मोबिलाइजेशन, फ्री फैटी एसिड के मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये भी प्रूवन प्रोविजनल प्रोपोज्ड इफेक्ट है कैफीन का, है ना? और क्या इफेक्ट है? प्रूवन इफेक्ट क्या है इसका? मेंटल अलर्टनेस, मूड, डिलेड वनसेट, कैटेकोलामाइंस का रिलीज करना। कैटेकोलामाइंस मतलब एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, है ना? मसल्स में फैट का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। ठीक है, और क्या कुछ सम स्टडी सजेस्ट करती है कि कैफीन के वजह से क्या होता है? कैल्शियम का जो रिलीज होता है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो अच्छे से होता है, जिसकी वजह से मसल मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है इजीली। मतलब उस चीज़ में हेल्पफुल हो सकता है ड्यूरिंग न्यूरल ट्रांसमिशन में, है ना? कैल्शियम का रिलीज अच्छे से होगा तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अच्छे से होगा, मसल का कंट्रैक्शन इजीली होगा, अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये कैफीन के प्रूवन इफेक्ट है, प्रपोज्ड इफेक्ट है। अलर्टनेस, क्या क्या की पॉइंट है इसमें? मेंटली तो सारे की पॉइंट है। एडिशनल यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? सीएनएस स्टिमुलेंट के जो की पॉइंट है, जो हमने एम्फेटामिमेटिक में देखा था, वो सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एडिशनल यहाँ पे मेन रोल क्या है, क्या प्रोपोज्ड है कि मोबिलाइजेशन करता है फ्री फैटी एसिड्स का, फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ये एडिशनल आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट टू बी नोटेड। बाकी तो चीज़ें नॉर्मली है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बाकी तो ये आपको कैटेकोलामाइन को रिलीज होना, मूड को, कंसंट्रेशन को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब इसके रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क अगर हाई डोज ले ले तो क्या हो सकता है? नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इंसोमिया, हेडेक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग हो सकती है ना? डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती। ट्रिमर से यार मैं भूल गया, इसका देखना पड़ेगा क्या होता है, मतलब क्या लिखा हुआ है ट्रिमर्स। एक मिनट में देख के बताता हूँ। ट्रिमर्स, और इसका ना मतलब दिया गया स्लाइटली शेकिंग मूवमेंट, कांपना, कांपने को बोलते हैं। हाँ, ट्रेमलिंग मूवमेंट, कांपना, इसको बोलते हैं। अब देखो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, एवरीवन नोट इट डाउन। सीएनएस स्टिमुलेंट तो है, फ्री फैटी एसिड है। अब इसका एग्रोलाइटिक इफेक्ट हो सकता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ये एक डायरेक्टिक की तरह काम कर सकती है, इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी वर सोन द इफेक्ट ऑफ डायरेटिक्स। एक एल्कोहल भी डायरेटिक्स की तरह काम कर सकती है ना? तो पॉइंट टू बी नोटेड, इट कैन बी वर्क एज ए डायरेटिक्स, मतलब ये क्या कर सकती है? वाटर के लॉस करा सकती है, डिहाइड्रेशन जिससे हो सकता है कैफीन से। नोट कर लिया सबने कैफीन में, है ना? बाकी तो चीज़ें पता ही है, स्लीप को डिस्टर्ब करना, फटीग को बढ़ाना, एडिक्टिव वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। रिस्क फैक्टर में क्या लिखोगे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम और डायरेटिक, इट कैन वर्क एज ए डायरेटिक। बाकी चीज़ें तो सेम है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है सबको?
प्रूवन इफेक्ट में क्या लिखोगे? फ्री फैटी एसिड्स का मोबिलाइजेशन प्रोपोज्ड इफेक्ट्स में, इफेक्ट में लिख देना, एक ही कॉलम कर देना, प्रूवन और प्रोपोज्ड इफेक्ट का एक ही कॉलम कर देना, है ना। फ्री फैटी एसिड के मोबिलाइजेशन को बढ़ाना और कैटेकोलामाइन को रिलीज करना। बाकी तो सारी चीज़ें कॉमन है, मोर कंसंट्रेशन वाली चीज़ें, इनको याद रखने की जरूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो दैट। आगे बढ़े, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट है डायरेटिक्स। अब सीधा सा नॉर्मल सा काम है डायरेटिक्स का। यूरिन को प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसको जनरली वेट जूडोकास, बॉक्सर्स, रेसलर्स ये लेते हैं, जिसमें वेट कंट्रोल का इंपॉर्टेंट वेट कैटेगरी से गेम खेला जाता है। यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, है ना। जनरली ये किसके लिए, इन मेडिकल पर्पस के लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है? हाइपरटेंशन जिसको है, जिसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाइपरटेंशन ज़्यादा है, उसके लिए ये प्रिस्क्राइब किया जाता है जनरली। जूडोका, बॉक्सर इनके लिए नहीं इस्तेमाल आता है। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जनरली हाइपरटेंशन वालों को दिया जाता है ये, है ना। अब ये वेट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं जनरली एथलीट्स। अब ये एक और काम है इसका, मास्किंग एजेंट की तरह भी काम करता है ये। मास्किंग एजेंट मतलब सपोज आपने कोई सी दूसरी ड्रग ले ली, आपने सपोज ले लिया कैफीन, अब आपके यूरिन में टेस्ट आ जाएगा कैफीन का। या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया, ग्रोथ हार्मोन ले लिया, तो जब डोप का टेस्ट लेते हैं, डोपिंग का टेस्ट लेते हैं, तो आपकी यूरिन का सैंपल लिया जाता है ना। यूरिन का सैंपल लेते हैं, 2 सैंपल लेते हैं, उसको अच्छे से सील करते हैं एथलीट के सामने। 2 अलग अलग डिब्बी में सैंपल लिया जाता है यूरिन का। तो यूरिन के थ्रू उस ड्रग को रिमूव करने के लिए उसे बोलेंगे, ड्रग का इफेक्ट को कम करना, उससे बोलेंगे मास्किंग एजेंट, है ना। तो जब यूरिन का आउटलेट बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो क्या होगा कि ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो सकता है, इसको बोलेंगे मास्किंग। तो ये मास्किंग की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। देखो इसमें क्या लिखा है, सम एथलीट्स हु आर यूजिंग अदर बेन ड्रग्स आर आल्सो यूज डायरेटिक्स। डायरेटिक का पता ही है आपको, फ्लूइड को यूज करता है। दिस प्रैक्टिस एंड अदर मीन्स अल्टरनेटिंग द यूरिन इन एफर्ट टू एस्केप द ड्रग डिटेक्शन, इसको बोलेंगे मास्किंग। ड्रग डिटेक्शन को, डोपिंग के टेस्ट को नेगेटिव दिखाने के लिए, ड्रग डिटेक्शन को कम करने के लिए मास्किंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो आई आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड एज ए मास्किंग एजेंट? ऑप्शन दिए रहेंगे डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, है ना, एम्फेटामाइन। तो आपका आंसर क्या रहेगा? डायरेटिक्स। एंड इफ आई आस्क, यस, इफ आई आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज प्रैक्टिस ऑफ escaping ड्रग डिटेक्शन इन डोपिंग टेस्ट, ऑप्शन रहेंगे एग्रोलाइटिक, एर्गोजेनिक, मास्किंग एजेंट और डोपिंग। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, तो ये याद रखना, मास्किंग का मतलब अपने डिटेक्शन में ड्रग को छुपाना। मास्क लगाना मतलब हम चेहरे पे मास्क क्यों लगाते हैं? कि हम चेहरे को छुपा रहे हैं कोरोना से, कोविड-19 से। तो ये समझ लीजिए मास्किंग का एजेंट, है ना। अब इसके वजह से क्या रिस्क हो सकते हैं? अब देखो नॉर्मल सोचिए, अगर हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिलीज हो गया तो क्या होगा? आपको सारे आंसर पता है। वी स्टडी द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, प्लाज्मा को लॉस होने की वजह से क्या होगा? क्या होगा? प्लाज्मा को लॉस होगा बहुत ज़्यादा, अगर हो गया तो कार्डियक आउटपुट में कमी आएगी, हार्ट रेट बढ़ सकता है ना। इलेक्ट्रोलाइट के लॉस होने की वजह से क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम का इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो नर्व इंपल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें अलर्ट रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका लॉस हो जाएगा। उसकी वजह से फटीग, मसल्स क्रैम्प वगैरह हो सकती है। हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट का कंट्रैक्शन में भी इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो कार्डियक अरिथमिया हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी भी पी लेते हैं ना, तो उसकी वजह से भी हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस में एक कंडीशन है जिसमें अगर हम हार्ट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सोडियम का लेवल क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी
डेंजर हो सकता है ना। डिक्रीज इन सोडियम लेवल को क्या बोला जाता है? यस, हाइपोनेट्रीमिया क्या बोला जाता है? एनीवन सर्च? डिक्रीज इन, है ना, तो वो कंडीशन है डिक्रीज इन लेवल ऑफ सोडियम। तो सोडियम का लेवल, हाँ, हाइपोनेट्रीमिया, और अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। तो ये अगर ज़्यादा वाटर का इंटेक्ट होता तो भी डेंजरस है, बॉडी में अगर ज़्यादा फ्लूइड है बहुत ज़्यादा, और बहुत कम हो गया तो भी डेंजरस है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को बिगाड़ देगा। थर्मो रेगुलेशन में फ्लूइड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमारे पास में, ये आपको पता चलेगा थर्मो रेगुलेशन हम जब पढ़ेंगे, तो प्लाज्मा क्या करता है, हाँ, जो प्लाज्मा क्या करता है, मेटाबॉलिक हीट को स्किन की तरफ लेके जाता है। प्लाज्मा क्या करता है, जो मेटाबॉलिक हीट हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको कैरी करके हीट को स्किन की तरफ लेके जाता है, और जब स्वेटिंग से इवापोरेशन होगा तो हीट बाहर निकल जाएगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। पर हमने क्या करा, हमारी बॉडी में प्लाज्मा लेवल नहीं है, तो स्किन की तरफ क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। प्लाज्मा लेवल अगर कम हो गया तो क्यूटेनियस ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। स्किन के ब्लड को सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस सर्कुलेशन। तो जब प्लाज्मा लेवल अगर कम हो गया तो क्यूटेनियस सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जिसके वजह से जो मेटाबॉलिक हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो थर्मो रेगुलेशन में इफेक्ट हो जाएगा। तो इससे और बहुत सारे, आप थर्मो, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से और बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है सबको, है ना। इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन में, और अगर आपको देखना तो यूट्यूब पे वीडियो डली है, 4-5 सीरीज में डली हुई है, आप देख सकते हो वहां से। एक डायरेटिक्स है फ्लोरोसेमाइड, जो इनिबिट करता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन में किडनी में। अब सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। फ्लोरोसेमाइड इनिबिट द सोडियम एब्जॉर्प्शन इन द किडनी। रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, क्या होता है आपको मैं एक नॉर्मल सा शॉर्ट में बता देता हूं। ये है किडनी, किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ये है वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। यहां से ब्लड आएगा, इधर से ब्लड आता है ट्रेवल करके, इधर से ब्लड कैपरा आता है, ट्रेवल करके आता है, इधर से फिल्ट्रेशन होता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये ट्यूब जाता है और ये ट्यूब्यूल है, और ये इसके आसपास क्या रहता है, ऐसे लपटा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जाता है यूरिन की तरफ, यूरिन हो रहा है, यूरिन दिखने रहा। एक मिनट, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं इसको, और ये क्या है, किडनी का नेफ्रॉन है पूरा। इसमें क्या होता है, जब ट्रेवल करता है, एक मिनट है, इसमें जब क्या ट्रेवल करेगा ब्लड, इसमें जो ट्रेवल करता है तो क्या करता है, एक साइड यूरिन इकट्ठा होते जाएगा। पेन का कलर कहाँ चले गया यार, ठीक है, एक मिनट है। तो देखो ये, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से क्या होता है, जब ट्रेवल करता है ब्लड तो क्या होता है कि यहाँ से अब्जॉर्प्शन होता है, किसका अब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन का, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसका अब्जॉर्प्शन होता है। अब स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है, हाँ। तो जब यहाँ से ट्रेवल करता है तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो बचा हुआ है इसे यहाँ पे यूरिन में लेके जाना है। तो यूरिन में क्या होता है, बहुत सारे फिल्ट्रेशन होते हैं, कई लेयर पे यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। तो जब ये ब्लड यहाँ से ट्रेवल करता है, जब ब्लड ऐसे ट्रेवल करते जाता है, कवर कर जाता है, ट्रेवल करते जाता है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं जाएगा। इसमें कई बार रीअब्जॉर्प्शन होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम वापस से रीअब्जॉर्व कर लें ट्यूब्यूल्स में। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है,
है ना। तो यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो उसके साथ में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम क्या करता है, वाटर को रिटेंशन करता है। पर अगर सोडियम का अब्जॉर्प्शन हमने रोक दिया ये यूरिन की साइड, तो सोडियम अगर वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये ब्लड में वापस जाएगा, तो क्या होगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वाटर ज़्यादा ज़्यादा यूरिन में जाएगा। समझ रहे हो बात को मेरी, कहने का मतलब। तो सोडियम के अब्जॉर्प्शन से वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम इधर की साइड में जाएगा वापस ब्लड में, तो उसके साथ में वाटर भी जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरेसिमाइड इनहिबिट करता है सोडियम के अब्जॉर्प्शन को किडनी में, रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, रोक देता है कि वापस से रीअब्जॉर्प्शन ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, ये क्या क्या मैकेनिज्म समझ में आ गया? क्लियर है, ठीक है। इसमें तो कुछ हार्मोन भी काम करते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन एजेंट, ये था हमारा फार्मास्यूटिकल एजेंट। अब पढ़ेंगे हम हार्मोनल एजेंट। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पता ही होगा क्या होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये एक मेल सेक्स हार्मोन की तरह एक आइडेंटिकल ड्रग है जो काम करता है मेल सेक्स हार्मोन की तरह, टेस्टोस्टेरोन की तरह। इसका काम क्या है, बिल्डिंग करना, है ना, बोन मैच्योरेशन, मसल मास को बढ़ाता है। अब ये लेवल अगर बढ़ जाएगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का, तो क्या होता है, मसल मास में ग्रोथ देखने को मिलता है। सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, अल्टरेशन ऑफ नेचुरल केमिकल कंपोजिशन ऑफ हार्मोन टू रिड्यूस देयर एड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज एंड इंक्रीज द एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ मसल्स। मतलब एनाबॉलिक का मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग करता है, ये मसल्स को बिल्ड करता है ना। इसके प्रपोज्ड एर्गोजेनिक इफेक्ट क्या है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या है, इट्स जस्ट नियरली लाइक अ मेल सेक्स हार्मोन जो बिल्डिंग करता है, मैच्योरेशन करता है। आपने मेल में देखा होगा कि मसल मास ज़्यादा होता है, बोन मैच्योरेशन जल्दी होता है, ये सब चीज़ें। तो ये फैट फ्री मास को बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इसका काम क्या है, अल्टीमेटली मसल मास को, सबसे मेन क्या है, मसल मास को बढ़ाना और स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ये इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोपोज्ड एग्रोजेनिक इफेक्ट है, बेनिफिट है, ठीक है। जिसको पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर है, बिल्डिंग करता है मसल्स मास को, है ना। एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज शो करता है, एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा ये सिंथेटिक स्टेरॉइड। जबकि हमारा जो एनाबॉलिक, जो हमारा नेचुरल है, जो नेचुरल मेल सेक्स हार्मोन है, ये क्या शो करता है, ये एंड्रोजेनिक इफेक्ट को शो करता है। ये क्या करता है, मेल प्रॉपर्टीज को डेवलप करता है, मस्कुलाइजेशन, मेल प्रॉपर्टीज। हाँ, पर उसका ये एडवर्स इफेक्ट है, ये उसका साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट हमने देखने को मिलता है। ये इसका जो हम देखें अगर, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है कि कई सारे इसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। मेल में कई सारे अल्टरेशन आता है इसमें, है ना। एंड्रोजेनिक इफेक्ट, एक मिनट, एंड्रोजन्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन डेट प्लेज अ रोल इन डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ मेल कैरेक्टर्स। एक मिनट, एंड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, राइट। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिकल्स, ओवरीज इन दिस ऑल एंड्रोजन्स। तो अरे हमारे जो एंड्रोजन्स है, जैसे मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह हैं, तो ये क्या करता है, नेचुरल अल्टरेशन ऑफ नेचुरल केमिकल कंपोजिशन ऑफ दिस हार्मोन टू रिड्यूस देयर एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज एंड इंक्रीजिंग देयर एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन मसल्स। तो सिंथेटिक स्टेरॉइड का काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है एनाबॉलिक इफेक्ट को शो करना। ये हम एंड्रोजेनिक इफेक्ट के लिए नहीं लेते हैं, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नहीं लेते हैं। जो नेचुरल हमारा सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका काम क्या रहता है, मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, साथ ही साथ जो अपना नेचुरल काम कर रहा है, बिल्डिंग को करना, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ को शो करना। बट ये जो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स है, जो आर्टिफिशियल बनाया गया है, वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए नहीं बनाया गया। उसका काम है एनाबॉलिक इफेक्ट को शो करना ओनली। तो ये मॉडिफाइड किया गया है इस चीज़ को, सिमिलर टू द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल, इट्स वर्क इज नॉट टू शो एंड्रोजेनिक इफेक्ट,
टू डेवलप, इट्स नॉट टू डेवलप मेल सेक्स हार्मोन और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स. इट्स मेन मोटो इज टू डू एनाबॉलिक इफेक्ट. क्लियर है ना. जैसे हमने अगर नॉर्मल सेक्स हार्मोन की बात करें, मेल सेक्स हार्मोन की, तो उनका काम दोनों रहता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना, साथ ही साथ मसल्स को भी डेवलप करना. बट जो सिंथेटिक है उसका मेन काम है सिर्फ एनाबॉलिक इफेक्ट को शो करना, ना कि एड्रोजेनिक इफेक्ट को शो करना. गॉट इट. क्लियर है पलक, है ना. तो इसलिए इसको मॉडिफाइड है, ये सिंथेटिक है, आइडेंटिकल टू द मेल सेक्स हार्मोन, और यू कैन से द एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स की तरह ये आइडेंटिकल है, जबकि एंड्रोजेनिक इफेक्ट नहीं दिखाना है इसको. प्रोपोज्ड एर्गोजेनिक इफेक्ट, बट साइड इफेक्ट में हमें देखने को मिल सकता है कई सारे साइड इफेक्ट. दोज आर रिक्वायर्ड फॉर मसल साइज स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ के लिए, रिकवरी के लिए. मोस्ट ऑफ द एथलीट गुड एट बीटिंग देम सिस्टम व्हेन दे नो दैट दे विल बी टेस्टेड. ये मास्किंग एजेंट का मैंने मैं आपको बताया था, वही टर्म इसमें वापस से दिया गया है ना. टेस्ट को फेल्ट करने के लिए मास्किंग एजेंट बोलते हैं जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रूवन इफेक्ट इसका क्या हो सकता है. कुछ स्टडीज़ बोलती है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ बोलती है मसल मास में और स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आ सकता है. ये स्टडी की गई है. अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल स्टडी के एग्जाम्पल दिए गए हैं. हाई डोज 7 मेल वेटलिफ्टर्स पे लिया गया है, 6 वीक्स का ड्यूरेशन था, 2 बार ट्रीटमेंट दिया गया है. किस पे. 7 मेल वेटलिफ्टर्स पे स्टडी की गई है. अब ये स्टडी है तो आपको आएगी नहीं, पर एग्जाम्पल समझने के लिए आप इसको देख सकते हो, है ना. ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है. ग्रुप ए को प्लेसिबो इफेक्ट दिया गया है फर्स्ट ट्रीटमेंट, और सेकेंड टाइम में स्टेरॉइड्स. इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर डिजाइन. ग्रुप बी को मेडिकेशन इन रिजर्व, फर्स्ट स्टेरॉइड एंड देन प्लेसिबो. ये डिजाइन को क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर डिजाइन बोलते हैं, जो इसमें स्टडी में इस्तेमाल की गई है. इसमें क्या है मैं बता देता हूं. सपोज ये ग्रुप ए है और ग्रुप बी है. पहले ग्रुप ए को क्या दिया गया है, फर्स्ट हाफ, सपोज 2 महीने के लिए हम दे रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ में ग्रुप ए को मेडिसिन दी गई है और ग्रुप बी को कुछ नहीं दिया. फिर क्या टेस्ट लिया गया, टेस्ट लिया गया है इनका, ये जो मैं 0 बता रहा हूँ मतलब ये टेस्ट है. फिर सेकेंड मंथ में क्या किया गया है, ग्रुप ए को कुछ नहीं दिया और ग्रुप बी को मेडिसिन दी है. तो इस डिजाइन को क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर डिजाइन, है ना. अगर मैं सिर्फ ग्रुप ए को देता मेडिसिन और बाद में टेस्ट लेता और मुझे रिजल्ट मिलते, तो इसका मतलब क्या होता कि ग्रुप ए पहले से अच्छा हो, तो ये ड्रग है ना दोनों ग्रुप को देखा गया है ना. ग्रुप बी को नहीं दी फिर टेस्ट लिया, ग्रुप ए को दी फिर टेस्ट लिया, ग्रुप ए को फिर दे के देखा टेस्ट लिया, ग्रुप बी को फिर दे के देखा टेस्ट लिया. तो दोनों पे ये देके देखा गया है. एक पीरियड है जिसमें विदाउट मेडिसिन है, ग्रुप ए को भी विदाउट मेडिसिन रख के देखा और ग्रुप बी को भी विदाउट मेडिसिन रख के देखा. क्लियर है. तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस ओवर डिजाइन. समझ में आया आपको ये डिजाइन. अब इसमें रिजल्ट तो क्या देखा गया है, वाइल ऑन स्टेरॉइड वेट लिफ्टर है सिग्निफिकेंट बाय टेकिंग स्टेरॉइड इंक्रीजेस. स्टेरॉइड लेने के बाद में उनमें बॉडी मास, फैट फ्री मास, पोटेशियम, ठीक है, फैट फ्री मास, ये सारी चीज़ें देखने को मिली गई है. और ये चीज़ें प्लेसिबो पीरियड के टाइम पे नहीं देखने को मिली, जब उन्हें कुछ मेडिसिन नहीं दिया गया था या फिर नकली मेडिसिन दी गई थी, तब ये चीज़ें देखने को नहीं मिली. क्लियर है, आपको समझ में आया क्रॉस ओवर डिजाइन. एग्जाम्पल ये जस्ट समझिए सिर्फ क्रॉस ओवर डिजाइन होता क्या है. कुछ स्टडी क्या, अब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि सिर्फ ये 1 to 2 kg फैट फ्री मास को बढ़ा सकती है ना. अब ये स्टडीज आपको पढ़ना नहीं है, हमें तो इफेक्ट देखना है, स्टडीज तो नहीं आएगी. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे नो इफेक्ट. रिकवरी फ्रॉम ट्रेनिंग पे अगर हम देखें, इसमें भी वेरी लिमिटेड सपोर्टेड एविडेंस हैं. इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग रिकवरी देखा गया है.
प्रोटीन सिंथेसिस देखा गया है ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड। नाउ अगर इसके रिस्क की इफेक्ट देखें, नाउ ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके रिस्क का हम फैक्टर्स देखें तो क्या होगा, क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, जो बोन की एंडिंग होती है उसको एपिफाइसिस बोलते हैं, जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग डेवलपमेंट के लिए, हाइट के बढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या हो जाना, क्लोजर हो जाना, उसको एंड अप हो जाना उसका, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, है ना। इन मेल टेस्टिकुलर एट्रोपी, साइज का कम हो जाना, टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना, स्पर्म काउंट कम हो जाना, टेस्टोस्टेरोन, एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट। तो ये सारे मेल्स में साइड इफेक्ट देखे गए हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड से। समझ में आया। फीमेल्स में गोनाड हार्मोन वही जीएनएचआर, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिसके वजह से क्या होता है एफएसएच, एलएचएस, जिसकी वजह से क्या होता है ओवरीज का मैच्योरेशन, वो फॉलिकल एक का रिलीज होना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एलएच। ये क्या करते हैं डेवलप करते, जो ओवम है, जो एग है, उसको बाहर से निकालना, उसका मैच्योरेशन, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है ना। मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंस होना, मेंस्ट्रुएशन में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना, मस्कुलाइन प्रॉपर्टीज आना फीमेल्स में, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिले गए हैं। वॉइस में डीप होना, फेशियल हेयर का ग्रोथ होना, तो ये सारे चीज़ें देखने को मिली गई है फीमेल्स में। प्रोविजनल साइड इफेक्ट्स, गॉट इट, ड्यू टू एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। और जो कॉमन है, लीवर का डैमेज होना, कार्डियक हाइपरट्रोफी, कार्डियक मायोपैथी, डिक्रीज इन मसल्स, डिसीज मसल्स। कार्डियक मायोपैथी मतलब हार्ट की मसल्स की कोई डिसीज, है ना। मायोकार्डिक इन्फ्रिक्शन, हार्ट अटैक को बोलते हैं। थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। अरिथमिया, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें देखी गई है। ये साइड इफेक्ट्स है ना, क्लियर है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंजीनियर पर्टिकुलरली, ठीक है। स्ट्रोक वगैरह ये सब हेल्थ एजुकेशन में देखने को मिलेगा आपको। साइंटिस्ट है फाउंड डेट एक गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी कम कर सकता है और एलडीएल के लेवल को बढ़ा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक यहाँ पे स्टेरॉइड्स के इफेक्ट की वजह से क्या देखने को मिला है कि एचडीएल का कम होना ये बड़ा डेंजरस है। एचडीएल का कम होना और एलडीएल का बढ़ना, अपने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें तो चेंजेस देखा था, बट यहाँ पे आपको एक और एडिशनल इफेक्ट दिख रहा है। एक तो हार्ट पे भी कॉमन है, एक तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल में चेंजेस आना, लिपिड प्रोफाइल के चेंजेस आना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका साइड इफेक्ट में, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर, तो ये थे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। समझ में आया। इसमें आपको क्या देखना है कि इसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसल मास को बढ़ाने के लिए, फैट फ्री मास को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये एग्जाम्पल वगैरह छोड़ दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल्स को, ये स्टडी दी गई है बस, है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका कोई बेनिफिट नहीं है। रिकवरी में ऐसा प्रोपोज किया जाता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाती है ड्यूरिंग रिकवरी। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो मेल में कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस, टेस्टिकल में चेंजेस, स्पर्म काउंट में डिक्रीजमेंट। फीमेल में कई सारे चेंजेस आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऊपर। साथ ही साथ लीवर डैमेज, पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, कार्डियक में, हार्ट पे इफेक्ट और कोलेस्ट्रॉल में इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट और रिग्रेस बिहेवियर, तो ये सारे चेंजेस है स्टेरॉइड की वजह से। क्लियर है सबको? यस। नेक्स्ट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसका ये जनरली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? डार्फिज्म के लिए, जब जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, हाइपोपिट्यूटरी डार्फिज्म, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन,
ठीक है। सिक्रेटेड बाय होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है, जिसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है हाइपोपिट्यूटरी या फिर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पाता पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उसको इंजेक्ट किया जाता है हार्मोनल ग्रोथ हार्मोन। अब इससे क्या होता है देखो, स्ट्रेंथ और मसल मास बढ़ना। ग्रोथ हार्मोन आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लेवल के लिए, है ना। तो इसके लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, प्रोपोज्ड बेनिफिट। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस इन स्केलेटल मसल्स में, प्रोटीन का सिंथेसिस, बोन की ग्रोथ, इंसुलिन एंड ग्रोथ फैक्टर का सिंथेसिस, ठीक है। लिपोलाइसिस, फैट का ब्रेकडाउन होना, बॉडी फैट का कम होना, ग्लूकोज का इंक्रीज होना, इंजरीज ऑफ हीलिंग के इंजरीज के लिए। तो ये प्रपोज्ड इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन के, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो ये प्रपोज्ड बेनिफिट देखे गए हैं ग्रोथ हार्मोन में, ठीक है। इसके अगर हम प्रूवन इफेक्ट की बात करें, नो एर्गोजेनिक प्रॉपर्टीज इन यंग हेल्थी एथलीट, इतना कोई खास देखा गया नहीं, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। कुछ स्टडी में डिफेक्ट देखा गया, कुछ स्टडी में कोई डिफेक्ट नहीं देखा गया, मतलब इसके प्रोपोजेनिक इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रोवर्शियल है। इसके रिस्क क्या हो सकती है, एक्रोमेगेले, इसका मतलब क्या होता है, बोन की थिकनिंग होना। पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रोथ हार्मोन से ऐसे यूनिक पॉइंट कुछ देखा करे तो वो नोट किया करो। जो कॉमन चीज़ें हैं ना, जो हर चीज़ में होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है कुछ स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर ड्रग में, या स्पेसिफिक यूनिक पॉइंट दिख रहा है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान में दिया करो। एक्रोमेगली मतलब रिजल्ट इन बोन थिकनिंग विच कॉज ब्रॉडनिंग ऑफ हैंड्स, फेस, स्किन की थिकनिंग होना, सॉफ्ट टिश्यूज का ग्रोथ होना, ठीक है। मतलब क्या है, थिकनिंग करता है हमारी बॉडी में, टिश्यूज को बढ़ा देता है, थिक कर देता है, स्किन के हो, बोन के हो, है ना, ये सारे जो ऑर्गन के हो, इनके थिकनेस बढ़ा देता है। इसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली मसल्स क्या होता है, सफरिंग मसल्स एंड जॉइंट वीकनेस, हार्ट डिसीज भी होता है, कार्डियक मायोपैथी एक कॉमन कॉज है डेथ का ग्रोथ हार्मोन की वजह से, कार्डियक मायोपैथी, है ना, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिली गई है। तो क्या है, एक यूनिक चीज़ आपको क्या देखने को मिली, ग्रोथ हार्मोन का साइड इफेक्ट क्या है, एक्रोमेगली, मतलब इसमें, हाँ, है ना, ये एक यूनिक पॉइंट टू बी नोटेड। बाकी चीज़ें तो कार्डियक मायोपैथी वगैरह सब चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिली है कई सारे चीज़ों में, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्लूकोज इंटॉलरेंस, और ये पॉइंट याद रखना, ये सारे, है ना, क्या क्या, थिकनिंग होना, एनलार्जमेंट होना इंटरनल ऑर्गन का, टिश्यूज का, मसल्स का, बोन का, ठीक है। अब आते हैं हम फिजियोलॉजिकल एजेंट। क्लियर है यहाँ तक सबको? फिजियोलॉजिकल एजेंट, फिजियोलॉजिकल एजेंट क्या होता है, ब्लड डोपिंग, बाइकार्बोनेट लोडिंग, एरिथ्रोपोइटिन, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, फॉस्फेट लोडिंग। ब्लड डोपिंग आपको पता ही है, अल्टीमेट कुछ भी करके ब्लड के लेवल को बढ़ाना, हीमोग्लोबिन को बढ़ाना, ताकि ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके, हमारे अंदर व्हीकल को बढ़ाना जो ऑक्सीजन को लेवल के लेके जाते हैं, है ना। अब ये दो तरीके से लिया जाता है, ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ऑटोलॉगस, होमोलॉगस। इसमें क्या करते हैं, जनरली क्या किया जाता है, दो तीन तरीके से होता है। एक अगर मैं देखूं तो पर्सन क्या करता है, अपना ब्लड को निकालता है बाहर, ब्लड को बाहर निकालेंगे, इसको फ्रीज करेंगे, तो क्या होगा, ब्लड निकालने की वजह से क्या होगा, ब्लड निकल गया बाहर, तो वापस रीजनरेट होगा ना ब्लड,
ब्लड लेवल कम हो गया ब्लड निकालने की वजह से, तो वापस रीजनरेट होगा। तो जब 2-3 हफ्ते पहले ब्लड निकाल लिया, फिर जब ये रीजनरेट हुआ, जब भी ड्यूरेशन के पहले, ठीक है, तो रीजनरेट होने के बाद में क्या हुआ, इसको वापस से इंजेक्ट कर लिया, तो जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है, टोटल ब्लड है वो ज़्यादा होगा जाएगा बॉडी में, होमोग्लोबिन, ठीक है, टोटल ब्लड जाके दिखेगा बॉडी में, ज़्यादा दिखेगा। तो ये इसका ब्लड डोपिंग का मेन प्रोपोज्ड इसलिए लिया जाता है ताकि आरबीसी की काउंट को बढ़ाया जाए, है ना। तो ये तरीका है ब्लड डोपिंग का। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और आगे बात करेंगे उसके ऊपर। ऑटोलोगस मतलब क्या होता है, डोनेटेड बाय रिसिपेंट लैब, मैंने खुद का ब्लड निकाला, टेस्ट ट्यूब में रखा, फ्रीज किया, और उसको मैंने इंजेक्ट कर लिया कुछ टाइम बाद, जब ब्लड का वापस से ग्रोथ हो गया, तो टोटल ब्लड पहले था उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मेरी बॉडी ने खुद भी ब्लड बना लिया और मैंने बाहर से जो निकाल के रखा था, प्रिजर्व करके रखा था, फ्रीज करके रखा था, वो भी मैंने अंदर डाल लिया बॉडी के। दूसरा है होमोलोगस ट्रांसफ्यूजन, किसी दूसरे पर्सन का ब्लड लेके डाल लेना, सेम ब्लड ग्रुप, किसी दूसरे पर्सन का ब्लड लेके डाल लेना, बॉडी में इंजेक्ट कर लेना, ठीक है, ये है होमोलोगस, ध्यान रखोगे। ऑटोलोगस मतलब सेल्फ, राइट इट डाउन, ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन मीन सेल्फ, और होमोलोगस लिखो ब्लड ऑफ अनदर पर्सन। गॉट इट। एरिथ्रोपोटिन, एरिथ्रोपोटिन क्या है, हार्मोन है जो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एरिथ्रोपोटिन के लेवल बढ़ने से क्या होता है, होमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। एरिथ्रोपोटिन क्या इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोपोटिन इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एचबी, इट हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ आरबीसी ब्लड सेल्स, ओके, इसका अलग से हम देखेंगे। अब देखो, ये है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के बढ़ने की वजह से क्या होगा, एंड्योरेंस बढ़ेगा। अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है बॉडी में तो एंड्योरेंस बढ़ेगा, ऐसा समझा जाता है, इजीली ब्लड ट्रांसफर होगा, VO2 मैक्स बढ़ेगा, ट्रेडमिल का रनिंग टाइम बढ़ेगा, है ना। अब ये इसमें कई सारी चीजें देखने को मिल गई है, ग्लेड हिल्स ने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड को रिन्फ्यूज करेंगे, वापस डालेंगे बॉडी में, तो उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा 3 to 4 वीक के लिए। क्यों नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारा ब्लड में आरबीसी में डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना। इसके रीजन क्या है, देखो, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड को इंजेक्ट करेंगे तो क्या हो सकता है कि बहुत सारी आरबीसी डेड हो जाएगी फ्रीज में, है ना। टोटल ब्लड जितना हमें देखने को मिलता है इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है ये। तो एक ऑप्टिमम VO2 मैक्स, और इसको बढ़ाने के लिए कितना चाहिए, 900 ml, इससे ज़्यादा ब्लड चाहिए, टोटल 900 ml से ब्लड ज़्यादा चाहिए, और ड्यूरेशन कितना चाहिए रिकवरी के लिए, 5 to 6 वीक का। उसके बाद ही हमने 3 to 2 वीक में डाल दिया तो उतना रीजनरेट नहीं हो पाएगा, ब्लड टाइम लगता है रिस्टैब्लिश करने के लिए, ब्लड को वापस डेवलप करने के लिए। तो 5 to 6 वीक चाहिए, और 900 ml से ज़्यादा चाहिए अगर बेनिफिट चाहिए तो। क्लियर है। होमोटोक्रिट का मतलब क्या होता है, आरबीसी का कंसंट्रेशन, होमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ये जनरली 40-50% होता है होमोक्रिट लेवल, हेमेटोक्रिट लेवल। फीमेल्स में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो ये होमेटोक्रिट है, तो ब्लड में होमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन टोटल ब्लड में, प्लाज्मा और सब मिला के, तो इसको बोलते हैं हेमेटोक्रिट। तो अल्टीमेट काम क्या है, हमारा मोटो क्या है, हेमेटोक्रिट के लेवल को बढ़ाना। समझ में आ गया आपको, ये समझ में आया कि कम ब्लड से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अब देखो और क्या देखने को मिला गया, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो 5 वीक्स में 40% आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। 5 वीक्स में हम अगर बाहर निकालेंगे, रिफ्रिजरेट करेंगे ब्लड को, तो क्या होगा, 40% आरबीसी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और फ्रीजिंग करने से क्या होता है, 50% लॉस्ट होती है। क्लियर है। ब्लड डोपिंग सकते हो, होमोलोगस, ऑटोलोगस,
ड्यूरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना ब्लड जाना चाहिए, प्रूवन इफेक्ट क्या हो सकता है इसका कि होमोग्लोबिन का अगर लेवल बढ़ गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एरिथ्रोपोइटिन पढ़ लेते हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। मम्मी, ठीक है, हेलो हेलो टेस्ट हेलो। अब देखिए एर्गोजेनिक इफेक्ट्स और सॉरी एरिथ्रोपोइटिन है ना। एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है, आरबीसी के लेवल को बढ़ाना, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है ये एरिथ्रोपोइटिन। किडनी से निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, कहाँ से निकलता है, किडनी से प्रोड्यूस होता है, और इसके बढ़ने से क्या होता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ेगा, और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको पता ही है क्या होता है ना। अल्टीट्यूड के रिस्पॉन्स में क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ता है। जब हम अल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ता है, जिससे आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके लिए हम बोलते हैं ना अल्टीट्यूड ट्रेनिंग करने से आरबीसी का प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है, क्योंकि तो डिमांड होगी है ना, हेप्सिडिन लेवल और ये सारी चीजें बढ़ेंगे, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन होगा इन रिस्पॉन्स टू अल्टीट्यूड ट्रेनिंग। अब ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, इस हार्मोन को क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्लोन कर देते हैं, मतलब उसमें अल्ट्रेशन कर देते हैं। ह्यूमन कैन बी क्लोन थ्रू दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग। दिस हार्मोन इंक्रीजेज हेमेटोक्रिट व्हेन इंड्यूस्ड टू पेशेंट रीनल फेलियर। जनरली क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसको अगर हम एथलीट्स में दें, एरिथ्रोपोइटिन का अगर हम डोज दें तो क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन को बढ़ेगा, है ना। इतना याद रखना है आपको। इफेक्ट ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ लो डोज ऑफ ह्यूमन ईपीओ ऑन मैक्सिमम ट्रेडमिल ऑन VO2 max। ये स्टडी देखी गई है, होमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और होमेटोक्रिट कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से 10% बढ़ने की वजह से VO2 max में 6 to 8% का चेंजेस देखा गया है। होमेटोक्रिट में 10% चेंजेस की वजह से VO2 max में 6 to 8% का चेंजेस देखा गया है। और ट्रेडमिल में एंड्योरेंस, टाइम ऑफ एग्जॉशन, मतलब ज़्यादा देर तक वो 13 to 17% चेंजेस देखने को मिला है। टाइम ऑफ एग्जॉशन ऑन ट्रेडमिल, ट्रेडमिल पे रनिंग करने का जो टाइमिंग है वो 13 to 17% बढ़ा है। क्लियर है, समझ में आया सबको। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, किडनी से एक निकलने वाला हार्मोन है। एरिथ्रोपोइटिन रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। तो और एरिथ्रोपोइटिन का अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो आरबीसी का लेवल बढ़ेगा, जिससे कि आरबीसी के लेवल बढ़ने की वजह से प्रपोज्ड माना जाता है कि होमोग्लोबिन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा, 10% भी अगर होमोग्लोबिन बढ़ता है तो उससे VO2 max 6 to 8% बढ़ेगा। और हमारा एंड्योरेंस का टाइमिंग, मतलब थकने का टाइमिंग, ट्रेडमिल पे जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा 13 to 17%। तो नॉर्मली एलिट एथलीट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। हम एक्सरसाइज अल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा आरबीसी का लेवल बढ़ते हुआ दिखा गया है जो अल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन का लेवल भी हमें बढ़ता हुआ दिखता है वहाँ पे। एज पर द बॉडी डिमांड एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीजेस, अल्टीट्यूड में डिमांड बढ़ जाती है ताकि होमोग्लोबिन बढ़े। अब इसके वजह से बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला गया है। 18 साइक्लिस्ट की डेथ हुई है 1987 से लेकर 1990 में, वो एरिथ्रोपोइटिन से रिलेटेड है ना। इसका रिस्क क्या है, ब्लड को विस्कोसिटी बढ़ा देता है, आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ब्लड मोटा हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस हो सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, कोग्निटिव फेलियर, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी इफेक्ट में चेंजेस आ सकते हैं, एम्बोलिज्म। तो ये सारे चीजें देखने को मिली गई है। क्या है इफेक्ट इसका,
ब्लड ठीक हो जाएगा जब आरबीसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, हेमाटोक्रिट का लेवल परसेंटेज में देखा जाता है, हेमाटोक्रिट बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ होमोग्लोबिन इन आरबीसी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। हेल्थी ब्लड कैसा होता है, पतला होना चाहिए। ज़्यादा थिक ब्लड क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन वगैरह। आपको देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनको ब्लड थिनर दिया जाता है ना, ताकि ब्लड पतला हो सके। ठीक है, तो ये है एरिथ्रोपोइटिन। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, बाइकार्बोनेट